हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमने लिखा है 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपके सामने क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं 25 ऐसे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करने वाला हूं जो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ तो आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, जैसे इस मल्टीटास्किंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सीएचएसएल, सीजीएल, आइदर प्रिलिमिनरी और मेन। तो ये सब अलग अलग एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और काफी टेक्निकली समझेंगे और काफी इसको ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं फिर आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग जो है बड़ी संख्या में मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप आगे भी इसे बनाए रखेंगे जिससे मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं पूरे उत्साह के साथ आपका क्लास लेता रहूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का चर्चा का विषय क्या है? 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपटीशन का जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो जिस चीज की तैयारी करते हैं पहले ये जानने का प्रयास करिए कि वो चीज है क्या। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है। अब मैं आपको बता दूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे हम लोग लोकोक्ति एवं मुहावरा कहते हैं, ये जो है ना शब्दों के एक समूह होते हैं। क्या होते हैं? शब्दों के एक समूह होते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं ना तो एक अलग माने देते हैं। इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग। तो ये जो मीनिंग आता है कभी कभी तो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है और कभी कभी जो है ये छिपे तौर से इशारा करता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। और उस छिपे इशारे को पकड़ करके आपको उसका माने निकाल लेना होता है। यही इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। मार्केट में सब जगह हम लोग सुनते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लेकिन कभी हम लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है। तो ये या तो स्पष्ट रूप से इशारा करे, आइदर इट विल गिव अ clear cut meaning, expressed meaning, or it will give a hidden meaning. In both the cases you should be able to find out it. Clear? तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहला हमने दिया है अ मैन ऑफ लेटर्स। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं लेटर्स का मतलब क्या होता है। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। तो जब हम बोलते हैं कि अक्षरों वाला आदमी, इसका मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई पे पूरा कॉन्फिडेंस होगा, पूरा कमांड होगा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा विद्वान आदमी। पकड़ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब देखो STRAW, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, है ना, घास फूस, भूसा जिसको बोलते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर कोई घास फूस वाला आदमी है, भूसे वाला आदमी है, तो उसका कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग चर्चा करते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब निरर्थक व्यक्ति, है ना, यूजलेस पर्सन। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसके माने को निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जाकर के कमेंट्स देंगे एंड डेफिनेटली विल गेट एन आंसर। ये मेरा जो चैनल है ये आपको क्लास के स्टाइल में समझा रहा है कि कैसे किसी चीज को समझेंगे। ये मैं जनरलाइज वे में नहीं बता रहा हूं, कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ेंगे। सो दिस यू हैव टू लर्न। क्लियर? तो चलो, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हुआ? विद्वान आदमी। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ लेटर्स। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अ लेम एक्सक्यूज। अब इसको तोड़ के माने निकालते। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। हम लोग आए दिन एक्सक्यूज लेते रहते हैं, चाहे फैमिली में ले, सोसाइटी में ले, एक्सक्यूज मतलब बहाना करते रहते हैं। और लेम का मतलब होता है लंगड़ा। लंगड़ा आप समझते ही हो, सब लोग जानते हो। लंगड़ा का मतलब जो आसानी से नहीं चल सके, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो अब आप बताओ, ये जो लिखा हुआ अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज का मतलब हुआ एक लंगड़ा बहाना, मतलब उस तरह का बहाना जिसमें कोई दम नहीं हो।
पकड़ना बात को मैं क्या कर रहा हूं, उस तरह का बहाना जिसमें कोई दम नहीं हो। तो इसीलिए हमने लिखा असंतोषजनक बहाना। He always takes a lame excuse for his failure। जब भी वो असफल होता है कोई ना कोई एक असंतोषजनक बहाना बना देता है। Clear? So the next one is a fish out of water। It's a very important idioms, है ना, आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये। अब देखो कहता है कि a fish out of water, है ना, एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो मछली कैसा महसूस करेगी आप बताओ। वो असहज महसूस करेगी, बेचैन महसूस करेगी। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इसका मतलब होता है असहज, बेचैन। अब कहता है एज हिज रिजल्ट इज नॉट पब्लिश्ड ही इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्योंकि उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वह बेचैन है। फॉलो किया मेरी बात को, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इस बात को समझना है। चलो दूसरा क्या है समझना। अगला है एड फ्यूल टू फायर। अब फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। आप जाते हो ना पेट्रोल पंप पे फ्यूल फिलअप कराने के लिए। और फायर का मतलब क्या होता है, आग। अगर मान लो कि फ्यूल को फायर के पास ले जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, और भड़क जाएगा, और खतरनाक स्थिति हो जाएगी, और तेजी से जलने लगेगा। तो इसीलिए इसका हिडन मीनिंग ये बता रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, स्थिति को और बिगाड़ देना। सो ही इज ट्राइंग टू ऐड फ्यूल टू फायर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अ स्लिप ऑफ द टंग। अब देखो स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप कर जाना, फिसल जाना। और टंग का मतलब होता है जीभ, है ना, हम लोग सब सोचते हैं जीभ। तो जीभ का फिसल जाना, जीभ का फिसल जाना का मतलब क्या हुआ, बोलने में गलती हो जाना। आप देखते हैं आप बोलने के पहले बहुत सोचते हैं, क्योंकि इसको हम लोग उपमा देते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल गया, एक बार जुबान से निकल गई बात तो वापस नहीं आ सकती है। तो इसी के लिए यूज किया जाता है अ स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती हो जाना, जुबान का फिसल जाना। सो ही वॉज पनिश्ड फॉर अ स्लिप ऑफ टंग। आप आए दिन देखते हैं गलत कुछ निकल जाता, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वन है एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल समझते हो, स्नेल समझते सब हो, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ ना इसलिए प्रॉब्लम है। तो स्नेल का मतलब होता है घोंघा। घोंघा आप सब जानते हो, घोंघा। तो घोंघा जो है बहुत ही धीमी गति से चलता है। और पेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गति। तो कह रहे हैं कि स्नेल के पेस से, आप देखो पेस का यूज आप देखते हो क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है। हम लोग देखते हैं ना मीडियम पेस बॉलर है, फास्ट पेस बॉलर है। तो जब हम लोग बोलते हैं स्नेल पेस मतलब बहुत धीमी गति से चलने वाला, क्योंकि घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तो स्नेल पेस का मतलब हुआ धीमी गति से। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर एट अ स्नेल पेस। वह समाचार पत्र को बहुत धीमी गति से पढ़ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? द नेक्स्ट वन इज बैग एंड बैगेज। बैग का मतलब क्या होता है, थैला। बैगेज का मतलब भी होता है सारा सामान। तो बैग एंड बैगेज का मतलब वो सारे सामान के साथ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। तो अगर कोई अपना सारा सामान लेके मकान खाली कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। The next one is again it is a very important one, beat about the bush। अब bush समझते हो, bush का मतलब होता है झाड़ी, है ना। तो और about का मतलब होता है चारों तरफ। तो कर अब beat का मतलब क्या होता है, मारना। तो झाड़ी के चारों तरफ मारना। तो अब ये बताओ अगर मान लो झाड़ी में कोई जीव जंतु, कोई सांप है, तो सांप को मारेंगे तो झाड़ी में ना मारेंगे कि झाड़ी के चारों तरफ मारेंगे। इसका मतलब हुआ कि टू द पॉइंट बात नहीं करना, इधर उधर की बात करना, फुसलाने वाली बात करना। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब हुआ नॉट टू द पॉइंट, इधर उधर का बात करना। सो विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश कम टू द पॉइंट, है ना। इधर उधर की बात करने की बजाय पॉइंट पर आकर के बात करो। क्लियर? एनी डाउट? और फिर मैंने कहा कि डाउट होगा कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। और डोर्स का मतलब क्या होता है, दरवाजा। तो कह रहा है बंद दरवाजे के पीछे। तो बंद दरवाजे के पीछे का मतलब, अगर कोई काम जो है बंद दरवाजे के पीछे होगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि वो काम जो है छिप करके हो रहा है, गुप्त रूप से हो रहा है।
किसी को मालूम नहीं हो, इस रूप से हो रहा है। क्लियर है? सो द क्वेश्चन वेयर सेट बिहाइंड क्लोज डोर्स, स्टिल इट केम इन द मार्केट। कह रहा है कि क्वेश्चन को गुप्त रूप से बनाया गया था, सेट किया गया था, फिर भी यह मार्केट में आ गया। आए दिन आप सुनते ही रहते हो। अभी कंपटीशन के स्टूडेंट का ये दुर्भाग्य है कि उन्हें एक नई चीज को झेलना पड़ रहा है। पहले हम लोग के समय में ये बात नहीं थी। हम खुद जो है 7-7 बार बैंक पीओ का एग्जाम पास किए हैं, एसएससी का बड़ा एग्जाम, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम पास किए। उस समय इस तरह की बातें नहीं थी। अभी तो एक नया स्कैंडल आ गया कि एग्जाम देने के बाद जो है पहले ही से क्वेश्चन मार्केट में आ जाता है। सो स्टूडेंट के लिए एक नया प्रॉब्लम हो गया। तो इसी को बोला जाता है कि बिहाइंड क्लोज डोर होने के बाद भी मार्केट में क्वेश्चन आ रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगेन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। सो कह रहा है बिटवीन द डेविल, डेविल का मतलब होता है दुष्ट, डेविल का मतलब होता है शैतान, और कह रहा है डीप ब्लू सी, गहरा नीला समुद्र। और बिटवीन का मतलब क्या हुआ? बीच में। तो कह रहा है कि एक तरफ जो है शैतान है और दूसरा तरफ जो है गहरा नीला समुद्र है। तो किधर से जाएगा आदमी? हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि इधर कुआं इधर खाई, किधर से जाए? तो इसी को बोलते हैं कि दुविधा में फंसा हुआ, दो मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ, इधर भी मुसीबत इधर भी मुसीबत। तो इसी के लिए हम लोग इस इडियम को यूज करते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। सो ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर बट हिज फादर वांट्स टू सी हिम एज ए डॉक्टर। मतलब वह इंजीनियर बनना चाहता, उसके पापा डॉक्टर बनाना चाहते। तो ये दुविधा की स्थिति हो गई, क्या अब वो करेगा क्या? द नेक्स्ट वन इज बर्ड्स आई व्यू। अब देखो, वो पक्षी की नजर से देखना। आप आए दिन देखते हो कि अपने अपार्टमेंट के ऊपर, फ्लैट के ऊपर, घर के ऊपर जो है पक्षियां जो है उड़ती रहती हैं। तो ऊपर से उनको नीचे देखने में कैसा लगता होगा, आप इमेजिन करो। तो ऊपर से बड़ा मनोरम दृश्य लगता होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मनोरम दृश्य, इसी को हम लोग बोलते हैं विहंगावलोकन। सो वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द प्लेन। जब आप प्लेन से उड़ जाओगे ना, प्लेन में सफर करोगे, अभी तो आप सब लोग स्टूडेंट हो, बट आई विश यू ऑल फॉर दैट कि आपको जल्दी जल्दी अच्छी सर्विस मिले, अच्छा जॉब मिले, कि आपको प्लेन पे जाने का मौका मिले, है ना, आप भी प्लेन से जाओ। तो लेकिन जब आप विंडो सीट से नीचे की तरफ देखोगे तो आप बड़ा एंजॉय करोगे, नीचे का दृश्य बड़ा सुंदर लगेगा। तो इसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। द नेक्स्ट वन इज बाइट द डस्ट। अब बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। बाइट का मतलब होता है फांकना। अभी आप देखते हो ना, अभी एक प्रचलन हो गया बातचीत की भाषा में, हम लोग बोलते हैं किसी से कुछ लेना, एक बाइट दो ना। तो बाइट का मतलब क्या हो गया? है ना, खाना, है ना, काटना। अब कह रहा है कि बाइट द डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। तो कोई आदमी अगर धूल खा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इस फ्रेज का मतलब होता है धूल फांकना। तो जो धूल फांक रहा है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हो गया वो पराजित हो गया, है ना। तो अब्राहिम लोदी बाइट द डस्ट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप सब लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो आप देखो, कर रहा है कि अब्राहिम लोदी बाइट द डस्ट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। इसी को हम लोग बोलते हैं टू बाइट द डस्ट। अब देखो, द नेक्स्ट वन इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये भी इंपॉर्टेंट वन है। तो कह रहा ब्लो का मतलब होता है बजाना, है ना, हम लोग सीटी बजाते हैं ना, ब्लो। वंस ओन, अपना खुद का। ट्रम्पेट का मतलब होता है नगाड़ा। ट्रम्पेट का मतलब होता है ढोल। तो अपना खुद का नगाड़ा पीटना, अपना खुद का ढोल पीटना, मतलब अपनी तारीफ करना। इसके लिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बड़ा अच्छा टर्म यूज करते हैं, अपनी मुंह मियां मिट्टू। तो कह रहा है कि ब्लोइंग वंस ओन ट्रम इज अ बैड हैबिट। अपना खुद का ढोल पीटना, अपनी खुद प्रशंसा करना अच्छी चीज नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रेक द रिकॉर्ड। अब देखो, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कीर्तिमान। यहाँ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? कीर्तिमान। तो कह रहा है कीर्तिमान को तोड़ना, मतलब कोई नया कीर्तिमान स्थापित करना, नया कीर्तिमान बनाना। तो कह रहा है सचिन तेंदुलकर हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड इन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एंड द नेक्स्ट अगेन बर्निंग क्वेश्चन।
बर्निंग का मतलब क्या, वो जलता हुआ, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वलंत प्रश्न। हर समय जो है एक नया प्रश्न जो है ना, देश में, दुनिया में, राज्य में छाता है, उसको हम लोग बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आज के डेट में आप लोग के सामने बर्निंग क्वेश्चन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का। आप पढ़ लिख के बैठे हो, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकली, लेकिन फैक्ट तो है ना, 4-4 साल से रेलवे का एग्जाम लेके बैठे हुए हैं, है ना, कुछ नहीं हो रहा। सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन दीस डेज। तो यही हमने लिखा है, इन इंडिया नाउ अ डेज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल हो इलीगल, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई चीज किसी भी तरह से प्राप्त कर ली जाए, जैसे भी हो प्राप्त कर ली जाए, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इस इडियम्स का यूज करते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। सो ही विल गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रूक। एंड द नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, कैपिटल पनिशमेंट। अब देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। आपसे जब इंग्लिश में लिखते हो, आपको बोला जाता है कैपिटल लेटर में लिखिए, तो आप बड़े अक्षरों में लिखते हो। हर राज्य का अपना एक कैपिटल होता है, मतलब उसको बड़ा माना जाता है, इन ऑल रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया, दंड। तो सबसे बड़ा दंड क्या हो सकता है, सबसे बड़ा दंड मतलब मौत की सजा। तो कह रहा है ही वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उसे जो है मौत की सजा दी गई। क्लियर है, एनी डाउट? अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप पूछना, मैं जवाब निश्चित रूप से दूंगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वन है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देखो थोड़ा टेक्निकल वर्ड सब लिखा हुआ, एक एक करके इसका माने निकालने का प्रयास करते हैं। अब देखो सबसे पहला कास्ट, कास्ट का मतलब होता है डालना। इलेक्शन में वोट देने जाते हो ना, कास्ट करते हो ना, वोट कास्ट करते हो। पर्ल्स का मतलब होता है मोती, और स्वाइन का मतलब होता है सुअर। सुअर समझते हो, पिग, पिग सुअर। तो कह रहा है सुअर के आगे मोती डालना। तो सुअर के आगे अगर मोती डालोगे तो उसको कुछ समझ में आएगा, वो तोड़ करके खा जाएगा, खत्म कर देगा, फेंक देगा। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस क्या करेगा, उसको कुछ समझ में आएगा। फॉलो किए बात। तो कह रहा ही इज एन इडियट। इडियट मतलब समझते हैं, जन्मजात मूर्ख। ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। कह रहा है कि भैंस के आगे बीन मत बजाओ। एंड द नेक्स्ट वन इज कैसल इन द एयर। कैसल का मतलब होता है महल, और एयर का मतलब हवा। तो हवा में महल बनाना, हवाई किला बनाना, मतलब उस तरह का काम करना जिसका प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। सो नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय मेयरली मेकिंग अ कैसल इन द एयर। केवल हवाई किला बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट? एंड द नेक्स्ट वन इज कैच अ टार्टर। टार्टर का मतलब होता है, ध्यान देना, तेजाब, एसिड। समझते हैं ना, एसिड। तो अगर कोई आदमी तेजाब को पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा ना। तो वही कह रहा है, इशारा कर रहा है कि कैच अ टार्टर मतलब मजबूत शत्रु से भिड़ जाना, मजबूत शत्रु से उलझ जाना, मतलब नुकसान होना ही होना है। सो इन अटैकिंग इंडिया पाकिस्तान कॉट अ टार्टर। एंड द नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट वन, क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी समझते हो ना, मैन। सो बंद मुट्ठी वाला आदमी। तो बंद मुट्ठी वाला आदमी मतलब जिसके हाथ से कुछ भी ना निकले, मतलब जो एक नंबर का कंजूस हो, उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्लोज फिस्टेड मैन, है ना, एकदम कंजूस आदमी, मक्खी चूस आदमी। एंड द नेक्स्ट वन इज कम बैक टू अर्थ। यहाँ अर्थ का मतलब होता है जमीन। जमीन का, जमीन पर आ जाना मतलब अपने औकात पर आ जाना, है ना। बहुत लोग जो है जब कुछ हो जाता है तब वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन ऑल हिज मनी वाज स्पेंट ही केम बैक टू अर्थ, है ना। जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया तो वो वापस अपनी जमीन पे आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? द नेक्स्ट वन इज क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक सार्थकता है। क्रोकोडाइल आप समझते हो ना, क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, घड़ियाल। तो इसके आंख के पास एक ग्रंथि होता है, इसके इससे मोम की तरह का एक पदार्थ निकलता रहता है जो जमा रहता है आंख के चारों ओर, है ना, आंख के नीचे की तरह जमा रहता है, जिससे लगता है कि घड़ियाल, मगरमच्छ रो रहा है, लेकिन बेसिकली वो रो नहीं रहा, वहां पर वैसा ग्लैंड से मोम टाइप का बना रहता है। तो इसीलिए इसको बताया जाता है कि ये बनावटी आंसू होता है। सो इट इज बैड टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज क्राई फॉर द मून। मून आप समझते हो,
तो मून के लिए चिल्लाना, तो मून आ जाएगा आपके पास, है ना? तो मतलब क्या हुआ? असंभव अभिलाषा करना, जो चीज संभव नहीं है उसके लिए दिमाग लगाना। सो द जर्नी बाय प्लेन इज अ क्राई फॉर अ मून, क्राई फॉर द मून फॉर अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी के लिए हवाई सफर करना क्या है ना? चांद के की अभिलाषा करने के बराबर है, असंभव अभिलाषा करने के बराबर है। एंड द लास्ट वन इज क्राई वुल्फ। वुल्फ का मतलब समझते हो ना? भेड़िया। तो कह रहा है क्राई मतलब चिल्लाना, मतलब भेड़िया भेड़िया चिल्लाना। आपने बचपन में रामू गडेरिया की कहानी सुनी होगी। जब वो चराने जाता था भेड़ को, तो भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, गांव वाले आते थे और उसके बाद वो मजाक बनाता था। एक बार सही में भेड़िया आ गया, उसने चिल्लाया, गांव वाले नहीं आए, उस भेड़िया उसको मार कर खा गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला क्राई वोल्फ का मतलब हुआ कि झूठा हुआ खड़ा करना, जो चीज नहीं है। अभी आज के पॉलिटिक्स में देखो, चारों तरफ, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। So the weeping of Mary is really for something, or she is just crying wolf again. क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के, और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, और जो भी हमने जो इम्पोर्टेंट एटीएम्स जो इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाए हैं उसको देखना। फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसको भी देखना। और हाँ, यहाँ पे मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सो विद दिस इट इज ओवर। सो जय भारत, जय हिंद।